आदरणीय दिनेश सेमवाल जी आज के हमारे मुख्य अतिथि है। आज वो हमें आसाम की एक यात्रा कैसे रही उनकी, उन पर वो आज हमें हमारे साथ वार्तालाप करने वाले हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, दिनेश सेमवाल जी भाई साहब, जी, जी दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम सदन के आदरणीय सभी स्वागत है सदस्यों को। आपका। और जिस तरह से आज हमारी श्री उम्मीद जी बिष्ट भाई साहब ने योग कराया और जिस तरह से अपने लचीलेपन को दिखाया, शरीर किस तरह से उन्होंने योगस्थ कर दिया है अपने शरीर को। और उससे हम बहुत प्रेरित हैं और उनसे निवेदन है कि वो आगे भी इस मंच पर आएँ। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके क्षेत्र में बार-बार जाने का। और अभी हमने आदरणीय पवन सर से भी वहाँ की बारे में सुना है, आपके गाँव क्षेत्र के बारे में। और हाँ, मेरा जो गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग की ऊखीमठ में मेरा गाँव है और मैं अभी असम में हूँ। कल बहन रंजना जी ने मुझे शाम को बताया कि आपने कल अपनी यात्रा के बारे में बताना है। तो मेरी यात्रा कुछ मायनों में यहाँ पे पूरी हो चुकी है और कुछ मायनों में मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ असम प्रांत में। एक यात्रा जैविक खेती से संबंधित है और खेतों से, बागानों से जहर को मुक्त करने के विषय में है। और दूसरी यात्रा मेरे अलग तरह के स्वार्थ की है। तो दूसरी यात्रा के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी अधूरी है। और मैं इसलिए भी नहीं बताना चाहता क्योंकि जब परसों आदरणीय रामकृष्ण जी भाई साहब ने बात कही कि जब वो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मुझे तो बहुत वक्त लगेगा। हाँ, उससे पहले मैं आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को ये निवेदित करता हूँ कि कल यानी 24 तारीख को रविवार का दिन है और कल महाराष्ट्र के हेवरे बाजार जो गांव है वहां से आने वाले हैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पोपट राव पवार जी। वो पद्मश्री हैं और उन्होंने अपने गांव को डेवलप करने में बहुत मेहनत की है। तो कल उन्होंने स्वीकृति दी है कल के लिए। तो आप आदरणीय सभी सदस्यों से निवेदन है कि वो कल वो उन्हें सुनेंगे। मेरी यात्रा की कहानी मेरे स्वार्थ की कहानी है और मेरे मित्रों की बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ और ये लगभग पूरी हो गई है ये यात्रा। एक पड़ाव इसका पूरा हो गया है और इसमें रहा है कि मुझे थोड़ा कुछ बहुत यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनजातीय लोग यहाँ के चाय बागानों में काम करते हैं, उनको काउंसलिंग करना था। वो चल भी रहा है और लगभग मेरी तरफ से कंप्लीट भी हो गया है। दूसरा कि जिस जगह पर मुझे रहने के लिए स्थान दिया गया, वहाँ पे एक छोटा-सा ट्रेनिंग सेंटर जैसा हमने बनाया, जिसमें एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट और एक वर्मी वॉश यूनिट तैयार की। और साथ में हमने पिछले कुछ दिनों से जब योगाहार से ही जो सीखा और समझा, वो यहाँ पे लोगों के साथ साझा करने के लिहाज से हम आगे बढ़े हैं। और इस क्रम में 3-4 छोटे-छोटे बागानों के लोगों को हमने उनके बागानों से जहर मुक्त करने की विधियाँ बताई हैं, जो कि योगाहार के माध्यम से ही हमने सीखी थी कि कैसे हम लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप या उसके विकल्प के रूप में यानी जुगाड़ व्यवस्था के तहत हम लाइट लगा करके अपने अपने फार्म से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें हमने सफलता पाई है। और अभी जिस फार्म पे मैं हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे लगभग 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष में कोई 4 महीने पूरी तरह से मैं यहाँ पे रहा हूँ और उसके अलावा मैं अलग-अलग जगह पे घर में, गाँव में और इधर-उधर रहा हूँ। तो 4-5 महीने का ये क्रम
मेरी तरफ से एक तरह से संतुष्टि का कार्य रहा है, इसलिए भी कि यहाँ पे जैविक खेती के अलावा 11 ऐसे परिवारों को हम सनातन की उस परंपरा में हम फिर से वापस लाने की हमने कवायद की है आप सभी के माध्यम से, आप सभी के आशीर्वाद से। 11 परिवारें हैं, 9 परिवार उसी पंक्ति में आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं इसकी डिटेल क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम है मैं नहीं दे सकता, कुछ बाधाएं हैं। 21 परिवारों में जो मदिरापान की व्यवस्था यहाँ पे लगातार निरंतर होती है, तो 21 ऐसे बंधुओं ने नशा लेना छोड़ा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा जो मैं यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर सदन की आज्ञा हो, तो जिस प्रांत में मैं आया हूँ उसको समझने और सीखने के लिए आया हूँ। यहाँ की ट्राइब्स जो संस्कृति है उसको सीखने समझने के लिए। यहाँ पे कैसे लोग जो आयुर्वेदिक दवाओं का, प्राचीन औषधि दवाओं का प्रयोग करते हैं, उसको सीखने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है असम प्रांत का इतिहास। असम प्रांत का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज से 4-5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था माँ कामाख्या के दर्शन के लिए, तो मुझे कुछ गाँव में जाने का मौका मिला कुछ मित्रों के माध्यम से। तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पे हम खुले मन से, खुले ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। लेकिन आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। नोटबंदी के द्वारा यहाँ पे जो नेगेटिव क्रांतियां थी वो बंद हुई, और अल्फा जैसी जो व्यवस्था थी कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अज्ञानतावश लोगों के मध्य वो बंद हुई है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यून हुई है, कम हुई है, और उन लोगों में जागृति आई होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी की आज्ञा के आपसे आज्ञा लेकर के असम प्रांत के बारे में मैंने कुछ नोट किया है, मैं उसे आप सभी के मध्य बताना चाहूँगा। जी, आदरणीय रंजना बहन जी, तो मेरे लिए आगे दीजिएगा। जी। जी, जी। धन्यवाद। जी। हाँ, असल में जब असम प्रांत की मैं बात कर रहा था और कल आपने मुझसे बात करी, तो अपने मुँह मिट्ठू बनना जैसे ही मेरे लिए है, क्योंकि मेरे इस मंच पर मेरे सभी गुरु हैं और उन्होंने जो किया है मैं उनका दशांश भी अभी नहीं कर पाया हूँ, बल्कि एक अंश के रूप में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आप सभी आदरणीय सदस्य जो उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और अब गुरु सत्ता को नमन करते हुए कि मुझे ये शक्ति आप सभी के द्वारा मिलती रहे। जब मैं असम और अपने गांव, अपने प्रदेश की तुलना करता हूं, तो मुझे सबसे पहली तुलना ये लगती है कि जो मेरा गांव है वहां पे ओंकारेश्वर मंदिर है, और ओंकारेश्वर मंदिर के पास एक उषा मंदिर है, और उषा के नाम से ही जो आपने उषा और अनिरुद्ध का विवाह के बारे में सुना होगा, तो उषा के नाम से ही मेरे जो पास में मेरे जो शहर कस्बा है उसका नाम ऊखीमठ पड़ा। और यहाँ भी कुछ कुछ मुझे इस कहानी ने टच किया है। जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अगर हम असम की बात करते हैं, यानी मैं अपने गांव से फिर वापस असम आ गया हूँ, तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हमारी जो असम का नाम प्राग ज्योतिषपुर कहा गया है। पुराणों के अनुसार यह कामरूप राज्य की राजधानी थी, और महाभारत के अनुसार कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नाम की एक युवती के साथ विवाह किया था। हुआ यूं था कि जो दंत कथाएं कहती हैं, उषा जो कि बाणासुर की पुत्री थी, उनका मन कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पे आ गया था, और उषा ने उनका अपहरण कर दिया था, यानी अनिरुद्ध का अपहरण कर दिया था। यही कथा, यही कहानी और इसकी पौराणिक एविडेंस मेरे गांव ऊखीमठ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में भी हैं, और यहाँ पे असम में जब हूँ तो ये कहानी मिलती जुलती है। मैं इसलिए भी ये कहानी कह रहा हूँ कि आप सभी के मध्य में कृषि से संबंधित
क्या अनुभव रख सकता हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे लिए गुरु के समान हैं। असम की कहानी जिसमें उषा अनिरुद्ध की बात थी, उससे आगे बढ़ते हुए महाभारत काल से 7वीं सदी तक के मध्य जो भास्कर बर्मन के शासनकाल तक यहाँ एक ही राजवंश राज्य करता था इस असम प्रांत में। इसकी राजधानी में हमें भास्कर जो बर्मन थे उनकी दुबी और निधानपुर के जो ताम्र पत्र हैं, नालंदा से प्राप्त वंशावली संबंधित जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और बाणभट्ट और वेनसांग के विवरण से जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस असम प्रांत की जो कहानी है, जो इतिहास है, बहुत पुराना है। इस वंश का दावा है, यानी जो बात हम कर रहे हैं, जो वंशावली जो भास्कर बर्मन जी के माध्यम से आगे बढ़ी होगी, इस वंश का दावा है कि इसकी जो उत्पत्ति है असुर नरक से हुई थी। इस असम प्रांत की उत्पत्ति महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार यह विष्णु के वराह अवतार और पृथ्वी का पुत्र था। इसलिए इस प्रांत को भौम यानी भूमिपुत्र भी कहा जाता है। आदरणीय सदस्यों तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही होगी तो इस प्रांत के बारे में कुछ जानकारियां इस तरह से हैं कि जो राजवंश की शिलाओं का जो दावा किया गया कि राजा भागदत्त और उसके उत्तराधिकारियों ने कामरूप की लगभग 3000 वर्षों तक कामरूप यानी असम में शासन किया था और उनके बाद पुष्यवर्मन राजा हुआ। पुष्यवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था और नालंदा की मुद्रा में पुष्यवर्धन और प्राक ज्योतिष का स्वामी पुष्यवर्धन को कहा गया है। इन्हीं स्रोतों में हमें पुष्यवर्धन की 12 परवर्ती शासकों का भी विवरण मिलता है और 8वें महाराजा महाविभूति वर्मन के अधीन कामरूप यानी असम एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उनके पोते चंद्रमुख जो वर्मन थे, अश्वमेध यज्ञ करने के बारे में जानकारी मिलती है और भास्कर वर्मन राजा हर्षवर्धन का साथी रहा है। मैं इस कहानी को इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि हमारे इतिहास में जो गलत परंपरा रखी गई और उसे चीन का हिस्सा कहा गया, कभी ये बहुत ही दुखपूर्ण और अज्ञानतापूर्ण रखा गया है। हर्षवर्धन की बाणभट्ट द्वारा रचित जीवनी हर्ष चरित्र में भी इस राज्य का उल्लेख मिलता है। असम भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इस राज्य में कुल 34 जिले हैं। यह राज्य पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यही वो स्थान है जो 52 शक्तिपीठों में से एक है, मां कामाख्या का शक्तिपीठ, जो असम के जिले गुवाहाटी के नीलांचल पर है। यहाँ भारत के लोग अलग अलग क्षेत्रों से दर्शन के लिए आते हैं। आप में से कई लोग आए होंगे और जो नहीं आए आपका हार्दिक स्वागत है। असम राज्य में कृषि की दृष्टि से चाय, गन्ना, जूट बहुत ही महत्व की यहाँ पे फसलें हैं और एक और महत्व की फसल मुझे लगती है वो है भूत जरोकिया यानी किंग चिल्ली। हालांकि किंग चिल्ली के बारे में मैं कभी भविष्य में आप सभी के पास ये बात कहूंगा। और जब बात हम पौराणिक बातों से इतर आ जाते हैं तो मध्यकाल की तरफ अगर मुड़ते हैं, वो इतिहास भी हमें सही से नहीं पढ़ाया गया और अभी कमेंट्स बॉक्स में भी कुछ जानकारी आती है, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात कर रहा हूं मुगलों के समय की और इस राज्य के योद्धाओं को इतिहास के पन्नों से गायब किया गया, जबकि मुगलों को इस राज्य के वासिंदों ने 17 बार हराया। आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाई जरूर सुनी होगी। भारत के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों घाव
के लिए सैकड़ों घाव लिए हुए, उसके बाद भी लड़ते हुए राजा राणा सिंगा की वीरता आपने सुनी होगी, और अकबर के विरुद्ध घास की रोटी खाकर भी आजादी के युद्ध के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उनकी गाथाएं घर घर पहुंचनी चाहिए, जो अभी तक नहीं पहुंची हैं। आज मैं योगहार के इस मंच से ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बताना चाह रहा हूं जिन्होंने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे। ऐसे असम प्रांत से भी योद्धा हुए हैं, और उनमें से हैं अहोम योद्धा। असम को प्राचीन काल में कामरूप का या प्राग ज्योतिषपुरा कहा गया। ये अभी कुछ देर पहले मैंने कहा है, लेकिन इसे प्राग ज्योतिषपुरा को बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा, इस कहानी से हमें पता चलेगा। मुगलों ने बार बार यहां पर आक्रमण की, और उनको जैसे मराठों से टक्कर मिली, उसी तरह की टक्कर यहां पे ओहम राजाओं ने मुगलों को दी और उनको बार बार हराया। दोनों पक्षों के बीच 1.5 दर्जन से भी ज्यादा बार युद्ध हुआ। अधिकतर बार या तो मुगलों को खदेड़ा गया या फिर वो जीतकर भी यहां अपना प्रभाव नहीं कायम कर पाए। असम में आज भी 17वीं शताब्दी के ओहम योद्धा लाचित बरफुखान को याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में ही ओहोम ने पूरी क्षेत्र में मुगलों के विस्तारवादी अभियान को चकनाचूर कर दिया था। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की सैनिक चौकी पर जोरदार हमला किया और लाचित गुवाहाटी तक बढ़े। उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बंदी बना दिया था। मुगलों ने अपने को अपमानित महसूस किया कि हम हजारों की तादाद में चंद लोगों से लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से ओहम फौज के साथ युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेजी। सैकड़ों नौकाओं में मुगल सैनिकों ने नदी पार की, और आदरणीय सदस्यों से यह भी साझा करना चाहूंगा कि इसी क्षेत्र से एक नद बहता है। भारत में नदियां हैं, लेकिन नद एक है, वो है ब्रह्मपुत्र। सभी देवी स्वरूपा नदियां भारत को लहराती हैं, लेकिन एक जल का देवता ब्रह्मपुत्र भी इस धरती से आगे बढ़ता है, और इस नद ने भी इस क्षेत्र को बचाने में बहुत बड़ा योगदान रखा है। मुगलों ने जब युद्ध की ठानी तो एक बार काफी मजबूत सेना यहां भेज दी, लेकिन इस बार जो हुआ, इतिहास की हर पुस्तक में वो बात आनी चाहिए जो नहीं है। यहां जो नेवल वार हुआ या फिर जो जलीय युद्ध हुआ, लाचित के नेतृत्व में ओम सैनिक सिर्फ 7 नौकाओं में आए थे। उन्होंने मुगलों की बड़ी फौज और कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर बितर हो गई। मुगलों की भारी हार हुई। इस विजय की बात लाचित तो नहीं रही, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूरी क्षेत्र की ओर देखना भी छोड़ दिया था। मुगलों की इस हार की जो कथा, जो कहानी अगर हम अच्छे से समझें, तो मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों का 10 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। दरअसल लाचित के इस पराक्रम में 50 साल से ही मुगलों और अहोमों के बीच संघर्ष हो गया था। सन 1615 में ही मुगलों ने अब्बू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिसे अहोम ने हराया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खासा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अंततः मुगलों को खदेड़ने में वो कामयाब हुई। दरअसल 1515 की लड़ाई की जो कूच की गई थी बिहार में, कूच वंश की जो वहीं से एक वंश भी, अगर हम कहें कि 1715 की आसपास ही एक वंश की शुरुआत भी हुई, वो था कूच वंश। विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने थे। उनके बेटे नारा नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य 2 भाग में विभाजित हो गया था। पूरी भाग कूच हाजो
उनके भतीजे रघुदेव को मिला और पश्चिम भाग उनके बेटे लक्ष्मी नारायण पदासीन हुए, वहां के राजा बने। लक्ष्मी नारायण का मुगलों से काफी मेलजोल रहा। राजा सुखम्पा ने रघुदेव की बेटी से शादी की और पारिवारिक रिश्ता कायम किया। यहीं से सारे संघर्षों की शुरुआत हुई और आदरणीय मंच की सदस्यों तक आवाज पहुंच रही होगी। तो ये जो रिश्ता है, यही भारत की नींव में दीमक का रिश्ता जैसा साबित हुआ है हर समय। उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधे और कई तरह की जानवर, खासकर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र बहुत समृद्ध था और मुगलों की इस क्षेत्र पर बुरी नजर होने के ये सभी कारण थे। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहां शरण दी थी। मुगल इस बात से भी उनसे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुआ तब उसके बेटे के पास में सत्ता के लिए जो उनके बेटे थे वो आपस में सत्ता के लिए लड़ाई कर रहे थे और जो ये कलह पैदा हुआ तो ये यहां तक पहुंचा। अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने मुगलों को इस संघर्ष में जो कि अहोम के साथ मुगलों का संघर्ष हो रहा था, असम से खदेड़ दिया था। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल की सूबेदार मीर जुमला को भेजा था। कहानी 1662 की है, जब मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली थी और अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उसने शिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर दिया था। मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने की सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें और 1000 जहाज मिले थे। 1000 जहाज इस प्रांत में और इतना स्वर्ण, इतना धन मिलना इस प्रांत की समृद्धि का द्योतक है। उन्होंने इनके अलावा भी कई बहुमूल्य चीजें लूटी थी और यहाँ की कृषि को खत्म कर दिया था। जिस खेती को आज हम संवर्धन करने की बात कर रहे हैं, इस पे बार बार कुठाराघात हुआ है। उनके जो जयध्वज थे, उन्हें ये अपान सहन करना बड़ा कठिन लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और प्रजा की रक्षा के लिए उस दौरान उन्हें मजबूरी में जो विदेशी जो आक्रांता थे उनको एक संधि करनी पड़ी थी, एक समझौता करना पड़ा था। जयध्वज का जो पुत्र था चक्रध्वज, उसे ये तो और भी अपमान महसूस हुआ। फिर उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई करी। इस तरह से ये संघर्ष चलता रहा। ये जो लाचित वंश था असम का, जिसने कि यहाँ की खेती को संवर्धन के लिए आगे किया था, लोगों की खुशहाली के लिए काम किया था, उसने एक बार फिर से साहस जुटाया और मुगलों पर उनकी सेना पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। मुगल सेना उस समय बिखर गई और उनका जो कमांडर है मुनवर खान मारा गया। असम सरकार ने 2000 में लाचित बोरफुखान अवार्ड की शुरुआत की। नेशनल डिफेंस अकादमी के पास हुई सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिभाएं उनके पास मिलती हैं, नेशनल यानी NTA के पास, तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को ये सम्मान मिलता है। आज भी उन लाचित योद्धाओं की प्रतिमाएं असम में लगी हुई हैं और ऐसे में हमें उन असम योद्धाओं को याद करना चाहिए जिन्होंने मराठाओं और राजपूताओं जैसा अदम्य साहस और अदम्य संघर्ष करके भारत के इस भूभाग को बचाने के लिए मंगोलों से संघर्ष किया। और आने वाली नवंबर 24 को लाचित दिवस के रूप में हम सभी यहाँ पे मनाएंगे। इस संक्षिप्त कहानी
का तात्पर्य ये भी है और मैं खुद के लिए एक उद्देश्य ये भी घोषित करता हूँ, समझता हूँ, अंकित करता हूँ कि मैं जहाँ आया हूँ, वहाँ के बारे में, वहाँ की पृष्ठभूमि में को समझूँ और यहाँ की पृष्ठभूमि को मैं जब समझता हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि यहाँ के कृषकों ने जब-जब इस भूमि पर चाहे अनाज की विपदा के रूप में संकट आया हो या फिर आक्रांताओं ने यहाँ पे आक्रमण किया हो, हमारे किसान भाइयों ने हमेशा कमर कसी और वो मरने से नहीं डरे, मर गई, परिवार मिट गई, लेकिन अपनी ज़मीन को आज़ाद किया। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। बहुत सुंदर आदरणीय दिनेश भाई साहब, आपने आसाम के इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मधुर वाणी में मार्गदर्शन दिया और ऐसा लग रहा था कि आज आपको सुनते ही रहे, मगर आपने समय को देखकर विराम दिया। तो आसाम का आपका जो सफर रहा और आपने हमें तो कुछ पता ही नहीं था, मगर आपने बता दिया, सदन में सबने सुन लिया। मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए जी जी, आपका स्वागत। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही। उसके साथ ही हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो इतिहास की जानकारी दी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है, प्रेरणादायी रही है और ऐसा विषय जो हमारे इतिहास से हम कहें छिपाया गया या नहीं बताया गया, उस विषय को आपने उजागर किया। जो ऐसे योद्धा जो मराठों के समान, राजपूतों के समान, जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली पर उनको इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ, वो चीज़ें आपने आज योगाहार के मंच पर उद्घाटित की है और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके संबंध में आपने जो जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जी ओम। सदन को नमन। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। गुरुजी को धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आगे हम आदरणीय श्री पवन कुमार सर को आमंत्रित करते हैं, उनके पास ही जाते हैं। जी, सादर आमंत्रित है सर। जी अभी सुमित जी का भी हैंड रेज है, वो भी अपना प्रश्न कर लें, उसके बाद फिर मैं बोल। सुमित जी आइए। हाँ जी। दिनेश जी, मैं आपको बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, फिर भी मेरी इच्छा थी कि आपका व्यक्तिगत परिचय एक बार हो जाए। कुछ और नए सदस्य भी हैं कि आप कैसे काम करते हैं, किसी एनजीओ या व्यक्तिगत रूप से या मतलब सरकार के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, वो जानना था। जी, आदरणीय धन्यवाद। मेरा जो कार्य रहा है वो असल में शुरुआत में तो मैंने काउंसलिंग से, यानी जो कह सकते हैं कि कुछ लोगों की समस्याएं हैं उन पे चिंतन मनन करना और उनका सॉल्यूशन से शुरुआत की। और मैंने जो अपना पहला कार्य किया वो कुछ जिलों में काउंसिल, जिसमें हरिद्वार और देहरादून की जेल, और बाद में कुछ समय मौका मिला तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में काउंसलिंग के माध्यम से मैंने अपनी आजीविका का कार्यक्रम शुरू किया। और ये असल में जो काउंसलिंग का जो मुझे स्वाद लगा, वो मैंने सबसे पहले कार्य किया। देहरादून में एक स्कूल है जो हैं जो जिनको नेत्र की समस्या है, जो कह सकते हैं जो जिनके आंखें नहीं हैं, ऐसे
लोगों के लिए स्कूल है NIVS, तो वहीं से मेरा कार्य BSc जब मैं कर रहा था तो वहाँ से मुझे कार्य मिलना शुरू हुआ। तो मैंने अपना जो साइंस स्ट्रीम छोड़ करके और मैं दूसरी धारा में चला गया। फिर इन्हीं को समझते हुए मैंने पत्रकारिता शुरू की आदरणीय, और मुझे आदरणीय हमारे भारत के कृषि पुरुष MS स्वामीनाथन जी का मार्गदर्शन भी मिला। उनके कारण मैं कृषि क्षेत्र में आया, ऐसे कह सकता हूँ। ये कहानी एक दिन दूसरे दिन होगी। हाँ, लेकिन ये पत्रकारिता से मैं कृषि क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा कारण वही थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें किसानों के साथ बात करने, उनके बारे में लिखने और उनके गाँवों में घूमने की आदत है और इच्छा है, तो तुम्हें तो कृषि क्षेत्र में काम करना चाहिए। उसके बाद मेरा सौभाग्य रहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय में मुझे संपादन का कार्य मिला, और वहाँ मैंने कोई 5 वर्ष कार्य किया। लेकिन वो बंद कमरे की दीवारों में मुझे हमेशा दीवारें कुछ कहती थी, बाहर निकल, बाहर निकल। तो मेरे मन में हर दिन मैं ऑफिस से बाहर निकलता तो वही बात आती कि बहुत दूर निकल जाऊं। तो उसके बाद मैं डॉक्टर वंदना शिवाजी को मैंने ज्वाइन किया और कोई 6-7 साल उनके साथ कार्य किया। इसी बीच आदरणीय पवन सर का मुझे मार्गदर्शन मिला, और मैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, योग आहार के माध्यम से मुख्यतः है, आप सबके माध्यम से सीख रहा हूँ। मुझे लिखना पसंद है, और जो मेरा जो पार्ट टाइम वर्क है, काउंसलिंग करना पसंद है, और किसानों के साथ कार्य करना पसंद है। किसानों के साथ कार्य करना इसलिए भी पसंद रहा क्योंकि मैंने उत्तराखंड की यात्रा 3 बार यात्रा की, और तीनों बार मैंने अपने अलग-अलग जो क्षेत्र में, एक बार सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहा था, तो वहाँ अवैतनिक रूप से मैंने छुट्टी मांगी, और 2 बार अन्य संस्थानों से छुट्टी मांग के 3 बार मैंने उत्तराखंड की यात्रा एक छोर से दूसरी छोर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपूर्ण है अभी। तो मेरा कार्य अधिकतर कह सकते हैं, मैं आज के दौरान, आज के दिन पर ये घुमकड़ी का कार्य है। कोई मित्र अगर कह लेता है कि हमारे कार्य है, और जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ बीच में, क्योंकि योगाहार ने मुझे ये मार्गदर्शन दिया, तो ये मैं क्षमा क्षमा करें, एक कोई फ़ोन आ गया था। तो कुल मिलाकर मेरा जो आजीविका है वो लिखने, डॉक्यूमेंटेशन करने और काउंसलिंग के माध्यम से चलती है, और मैं घुमक्कड़ हूँ अगर मैं कहूँ तो। मैंने यही पाया है कि मैं बस घुमक्कड़ ही करता हूँ आदरणीय। मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। प्रणाम, धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं खुद भी ये प्रयास करता था कि कब मैं IIT के इस बंद कमरे के दीवारों से निकलूँ। मैं भी कुछ NGO में प्रयास करता था कि मेरा भी रुचि है और एक आजीविका का माध्यम भी बना रहे, और फिर मैं परमानेंट अपने जंगल के अंतिम यात्रा की ओर निकलूँ, तो वो मौका नहीं मिल पाया। मगर मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी कहानी सुन कर के। और दूसरा प्रश्न तो नहीं, मतलब मुझे जानकारी मिली कि एक नद भी है, और ये शब्द ही मेरे लिए नया हुआ। हम जानते थे कि सभी नदी ही हैं। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि इसके पीछे क्या केवल आध्यात्मिक कहानी है कि कुछ इसका वैज्ञानिक भी पहलू है नद कहने का, ब्रह्मपुत्र को? जी, इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से पूछा। जो आध्यात्मिक पहलू तो ये है कि जो हमारा मानस सरोवर है, उसकी तलहटी से जो पानी इकट्ठा होता है और एक जो प्रवाह आगे बढ़ता है, तो क्योंकि वो मानस सरोवर है, तो यानी लोगों का जो कहना है, तो क्योंकि वो मानस सरोवर है तो वो पुल्लिंग है, वहाँ से जो पानी इकट्ठा हुआ, तो वो बात ये जो एक नदी न कह करके वो नद बन गया और वो आगे बढ़ा। दूसरा ये भी लोग कहते हैं कि इसमें एक एक खुद में एक समुद्र है। समुद्र भी अगर संज्ञा दें तो एक पुल्लिंग की संज्ञा है। हालाँकि इसमें स्त्री पुरुष का कोई पुल्लिंग का कोई विभेद नहीं है, लेकिन वो मान्यताओं के अनुसार, लोगों ने शब्दों के उच्चारण के अनुसार, और ये जब आगे बढ़ता है तो कई बार इसने विध्वंस किया है, क्योंकि जब नदी आगे बढ़ती है तो वो सृजन करती है, और इसने
यहाँ पे ज़्यादातर विध्वंस किया है बाढ़ के माध्यम से और जो पहाड़ों को तोड़ने काटने के माध्यम से। और फिर कुछ-कुछ लोगों का ये है कि ऐसे तो अगर 2 भाई और बहन हैं तो बहन अ, ऐसे कार्य नहीं कर सकती है, भाई ऐसे कार्य कर सकते हैं। ये बात कुछ दिन पहले कुछ यहाँ के बुजुर्गों ने बताई। तो ये बात है, लेकिन ये है जो मुझे जो मुख्य तथ्य लगता है, जो मानसरोवर है, वो पुल्लिंग शब्द महसूस होता है और वहाँ से जो निकलने वाला जो जल है, वो जो आवलिक है, तो वो और ये समुद्र जैसा इसका व्यवहार है। जब बहुत पानी रहेगा तो समुद्र जैसा लगेगा और इसमें हज़ारों नौकाएँ, हज़ारों जहाज पहले भी बहुत यानी प्राचीन काल में भी चलते आए हैं। तो इसके व्यवहार के कारण ही इसे नद कहा गया होगा। जी, धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को आमंत्रित करते हैं। जी। जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद और आज के मुख्य अतिथि दिनेश जी का अभिनंदन। बहुत ही सुंदर वाणी में और ये एक इतिहास है हमारा असम राज्य का और उससे जो समानताएँ निकली हमारे ऊखीमठ क्षेत्र की, कुछ जो समानताएँ आपको दिख रही हैं और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सब जगह पर हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये जो बात आज लड़ाई जो हुई थी हमारी अहोम राज्य साम्राज्य की, उसमें शायद जो जगह है उसमें एक सराय घाट करके एक जगह है जहाँ पर मुगलों को अंतिम बार हराया गया और ये समुद्र वाली जो लड़ाई है ब्रह्मपुत्र के किनारे, शायद वो जगह का नाम सराय घाट है। ऐसा मैंने सुना है, अगर अ, सही नहीं है तो कृपया इसको सही कर दीजिएगा। और जहाँ तक के बात ब्रह्मपुत्र नदी की है, ये निकलती है मानसरोवर झील से और जिसके सिरे पर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत मतलब स्वयं शिव का की जो है जो शिखर वो है। तो शायद उनके ही पुत्र के रूप में इस नदी का नाम दिया गया है कि ब्रह्म का पुत्र। शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इसमें गलती भी हो। लेकिन ये नदी वाक़ई एक पूरे मतलब ये लगा लीजिए कि उत्तराखंड के एक कोने से निकलते हुए पूरे वो चीन की पूरी सीमा को लांघते हुए अरुणाचल तक पहुँचते हुए फिर वापस भारत में प्रवेश करते हुए फिर ये आके निकल के इसमें आती है और सीधे फिर गंगा में इसका होता है मिलन होता है। तो वाक़ई ये बहुत बड़ी नदी है और बहुत विशाल है, बहुत पानी है इसमें, जल इसमें बहुत है और संसाधन इसकी वजह से जल की वजह से संसाधन भी होते हैं, संसाधन क्रिएट होते हैं। तो इसने डिस्ट्रक्ट भी किया है लेकिन इसने शायद बहुत कुछ विकास भी किया है और स्थानीय मेरे ख्याल से जो असम के लोग हैं, इन्होंने इस नदी को कभी भी एक उस दृष्टिकोण से नहीं सोचा कि ये हमारा नुकसान करती है। शायद उन्होंने उसकी स्थिति के अनुसार अपने आप को जीने की जो कला है वो शायद सीख ली है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर रहने वाला जो टापू है माजुली, वो भी इसी नदी पर विद्यमान है। और ऐसी बहुत सारी गाथाएँ शायद इस नदी के साथ रही होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी इसके ये जीवन वहाँ के असम के लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, अंग है और शायद इसी की वजह से ये नदी का इतना महत्व है, मान्यता है और इसके बारे में जो भी बातें कही गई हैं वो अपने आप में अद्वितीय हुई हैं। तो आज का सेशन बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से रहा आज दिनेश जी ने। बहुत सुंदर कथा कहानी और इतिहास की जो हमारी चीज़ें हमारी जो छिपी हुई हैं और जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। अहोम साम्राज्य के बारे में मैंने सुना था, लेकिन इतने विस्तार पूर्वक आज सुनने का अवसर मिला। उसके लिए मैं आज के मुख्य अतिथि दिनेश जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आने वाले समय पर आपकी घुमंतु प्रवृत्ति, आपके लेखन की प्रवृत्ति और आपको कहानी बनाने की प्रवृत्ति बरकरार रहे और आने वाले समय पर योगाहार की यात्रा को भी आप हो सकता है कि कुछ
वर्ष को भी इसी तरह से लोगों को सुनाते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। हाँ, आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही सरल ढंग से दी और सत्यता पे यही आधारित है। जो सराय घाट है उसके बारे में भी कहा जाता है, जो सरायन क्षेत्र है कि वहाँ पे शायद मुगलों ने सराय ले ली थी, यानी वो रुक गए थे, वहीं से उन्होंने युद्ध करने का भी जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, ऐसे भी कहा जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक काला पहाड़ भी है जहाँ पे कि बड़े युद्ध हुए हैं। अभी कुछ समय पहले चर्चा चल रही थी कि काला पहाड़ का नाम बदल देंगे, और चर्चा ये भी है कि असम का नाम भी क्या परिवर्तित किया जा सकता है, ये चर्चा भी कुछ समय पहले चल रही थी। तो दूसरे बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय आपने बताई कि ये जो, और आपसे आपकी बात से ही मुझे याद आया कि जो यहाँ के लोगों ने वास्तव में कभी नहीं चाहा और कभी उनके मन में कोई शंका नहीं रही यहाँ के इस ब्रह्म नद के बारे में। और हाँ, ये जो ब्रह्मपुत्र है नाम तो ये कहा गया जो यहाँ 7 सिस्टर्स हैं, ये पूर्वोत्तर की जो अलग अलग राज्य हैं, इनका संरक्षक भी इस नद को ब्रह्मपुत्र को कहा गया है। तो धन्यवाद पुनः स्मरण कराने के लिए। और हाँ, ये कहानी तो आपके माध्यम से ही आगे बढ़ रही है और योगाहार के मंच से इसको स्याही मिल रही है। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर और आदरणीय दिनेश सर। आगे आपकी यात्रा निश्चित सफल होगी। क्योंकि हमारे इस सदन में सभी योगाहार के भाई बहन ने हैंड राइज बहुत सारे किए हैं। तो आगे सबसे पहले मैं आदरणीय स्वस्तिक जी भाई साहब जी सादर आमंत्रित है। आपका परिचय भी दीजिए जी। स्वस्तिक एंटरप्राइजेस से नाम से जुड़े हैं, आपने हैंड राइज किया है जी। आप तक आवाज आ रही है? चलिए, मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद, या वो नेटवर्क में नहीं है। आदरणीय बहन कल्पना जी, सादर आमंत्रित है। ओम सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को बारंबार नमन। आज जो योग जो कराया वो तो अद्भुत था उत्तराखंड से, और जिन्होंने भी उनको यहाँ मंच तक लाया उनको भी नमन। और आज के जो मुख्य अतिथि है अपने दिनेश भैया जी, उन्होंने जो असम की जो यात्रा के बारे में सवाल आता था कि कभी कभी भैया जी बोलते हैं कि उत्तराखंड के हैं, फिर ये असम में है, तो इनका क्या नाता है असम से, यही और क्या करते हैं यही जानने की इच्छा थी। तो सुमित भैया जी ने क्वेश्चन तो पूछ ही लिया कि आप वहाँ पे कैसे करके। फिर भी अभी जैसे कि मेरा भी जॉब दिव्यांगता के संबंध में, मैं विशेष शिक्षक हूँ, दिव्यांग बच्चों का एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन कराते हैं, काउंसलिंग आपके मुंह से मैंने सुना कि काउंसलिंग, तो आप और एनएचवी के बारे में भी सुना कि ब्लाइंड बच्चों के लिए भी जो भी मतलब कार्य करते हैं उसके बारे में भी जानना है। और काउंसलिंग किस चीज की करते हैं आप वहाँ पे, वो मैं शायद वो पार्ट थोड़ा सुन नहीं पाई हो या समझ नहीं पाई हो, तो उसके बारे में भी जानना है। आपने काउंसलिंग शब्द बोला है, और पतंजलि से जुड़ के फिर आपने पवन सर से, आदरणीय पवन सर से जुड़ के फिर आप पतंजलि से जुड़ गए और कार्य कर रहे हैं। तो यही जानना था। और कामाख्या मंदिर क्या आपके करीब है वहां से, और आप जॉब के तहत काउंसलिंग करते किस चीज के लिए काउंसलिंग करते हैं भी जानना था। जी ओम भैया जी, जी जी। कृपया बताने का कष्ट करें। असल में जी धन्यवाद दीदी। वो मैंने जो दृष्टि से, नज़रों से लाचार बच्चे हैं उनके लिए काउंसलिंग तो नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरी काउंसलिंग की।
मैं बीएससी कर रहा था तो राजपुर रोड पे है जो एक राष्ट्रीय संस्थान है एनआईबीएस जो जिन दृष्टि मैं आदरणीय पवन सर से ही कहूँगा कि मैं उसका नाम पूरा भूल रहा हूँ एनआईबीएस का तो जी सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। जी 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 धन्यवाद सर। तो जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए मैंने कभी काउंसलिंग नहीं की लेकिन उन्होंने मुझे काउंसलिंग की है। वो इस तरह से कि मुझे बीएससी में था तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला वो बायोडायवर्सिटी पे ही था और वो वैसे मुझे जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान की तरफ से मिला था लेकिन वहाँ पे कोई राजकुमार सर थे उनको मुझे मिलना था एनआईबीएस में और एनआईबीएस में मिलना था तो मैं जब रोड पार कर रहा था हालांकि राजपुर रोड पे उस समय यानी देहरादून के राजपुर रोड पे जो कि मसूरी की तरफ जाता है उतना भीड़ भाड़ उस समय नहीं होती थी फिर भी बहुत भीड़ थी और मैं मुझे रोड पार करनी थी मैं अपना कदम बढ़ाता फिर कदम पीछे हटाता कदम बढ़ाता फिर पीछे हटाता तो ऐसे में कुछ बच्चे आए जो आंखों से लाचार होंगे उनके हाथ में छड़ियां थी और वो जैसे आगे तुरंत वो उन्होंने रोड क्रॉस कर दिया तो मेरे तो पैरों से कह सकते हैं कि या तो जमीन खिसक गई या फिर मैं विचार शून्य हो गया और मैं शायद वहीं पर रुक गया और मैं आगे तो बढ़ा लेकिन उसने मुझे मेरा दिमाग ही परिवर्तन कर दिया मैंने ये सोचा कि जब इनके आंखें न होते हुए ये रोड पार कर सकते हैं और मैं आंखें होते हुए नहीं कर पा रहा हूं तो इसमें क्या क्या कारण है ऐसे उधेड़बुन में मैं जब अंदर राजकुमार सर से मिला तो वही बात करने लगा लेकिन अंदर क्या हुआ ये कहानी बड़ी है और मैं आपका समय शायद ज्यादा लेने वाला हूँ मैं क्षमा करूंगा अन्य प्रश्नों के उत्तर न दे पाऊं तो मैं अंदर गया तो मुझे राजकुमार सर से मिलना था वहां पे वो इंस्ट्रक्टर थे मैं जिस बिल्डिंग में जा रहा था तो मैंने पहले पूछा फिर उन किसी ने मुझे बताया कि आप आगे जाइए और वहां से दूसरे मंजिल पे आपके जाएंगे लेकिन मैं अंदर गया तो बहुत सारे कमरे थे इधर से जाऊं या उधर से जाऊं सीढ़ियां दो तीन थी मैं गया लेकिन आवाज आई अच्छा कहाँ जाना है आपको तो मैंने देखा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया कोई पीछे यानी इस कुर्सी के पीछे बैठे एक बुजुर्ग जिनकी आंखों पे काला चश्मा था वो दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे मैं आंखें होते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो कुर्सी के और आगे से टेबल होने की वजह से मेज होने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे थोड़ा सा और दुख हुआ खुद पे कि मैं आंखें होते हुए मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं और बिना किसी आवाज के उन्होंने मुझे सुन लिया तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ आप कौन हैं तो उन्होंने बोला यहाँ हूँ तो फिर मैंने देखा सर्दी का समय था उन्होंने मटमैली टोपी पहनी हुई थी काला चश्मा पहना हुआ था तो मैंने कहा सर मेरा नाम ये है और मुझे राजकुमार सर से मिलना है तो उन्होंने इस तरह से सरल ढंग से बताया कि आप यहाँ से बाएं मुड़ो और दाएं हाथ पर जो गेट है उसे ऊपर चले जाओ ऐसे कुछ कहा राजकुमार सर से मिला लेकिन मेरे दिमाग में वही बात हो चलती की है और फिर यानी मेरा का जो कार्यक्रम है भविष्य का वही बदल गया और मैं ही बदल गया खैर जो काउंसलिंग है मैं परामर्श की बात हुई है गपशप होती है लोगों से कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं छोटे मोटे और खास कर कि मैंने ज़्यादातर जैसे जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको काउंसलिंग किया है और सदन के लिए इसमें एक प्लस और भी कि जो छत्तीसगढ़ के एरिया में जब मुझे पत्रकारिता का करने का अवसर मिला तो वहाँ पे जो कुछ नक्सलाइड एरिया थे तो वहाँ पे 7 दिन 15 दिन 21 दिन और 1 महीना अलग अलग क्षेत्र में जो नक्सलाइड लोग थे उनके बीच मुझे रहने का अवसर मिला बहुत सारे प्रश्न आपके छूट गए होंगे लेकिन ये परामर्श और बातचीत के ही माध्यम से मैं इसको ही मैं काउंसलिंग कहता हूँ जी धन्यवाद दीदी प्रणाम वापस मैं आपके पास पहुँचता हूँ रंजना दीदी के पास जी जी धन्यवाद। आप जी हाँ बोलिए। भैया जी हाँ अपने वो राष्ट्रीय स्तर के जो बौद्धिक जो दिव्यांग शब्द अभी आ गया है उन बच्चों के लिए जो दिव्यांगता शब्द होता है वो अभी हर क्षेत्र में आ गया है जो दृष्टिबाधित है राष्ट्रीय जो दृष्टिबाधित पवन सर ने जो बोला है
नेशनल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में जो बताया। तो आपकी काउंसलिंग, आपके मतलब शब्दों में भी काउंसलिंग है, तो आप कृषक को भी मतलब काउंसलिंग करते हैं क्या? जैसे आपने बताया कि जो नशा करते थे, उन परिवारों को आपने जो 21 परिवार बताया था आपने, वो काउंसलिंग करके आप कृषि के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं क्या वहाँ पे असम में? जी, भैया जी। जी, 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 धन्यवाद दीदी। हाँ, ये जो दिव्यांग ऐसे लोगों को कहा गया है, ये समान के साथ ये शब्द प्रयोग किया गया है और वास्तव में ये दिव्यांग ही हैं। अगर मैं वो कहानी समझूँ जिसने कि मेरा जीवन बदल दिया, तो वो दिव्य ही थे, न देखते हुए भी देखने वाले लोग। हाँ, ये काउंसलिंग ही ऐसे इसे मैं मान लेता हूँ, ऐसे प्योर ढंग से काउंसलिंग 2 तरह के यहाँ पे है। एक तो वो जो यहाँ पे बहुत सारे जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, तो उनसे बात विमर्श करना, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा वगैरह है, हो जाती है। बहुत सारी एक बगीचे में हज़ारों-हज़ारों जो श्रमिक होते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे है, क्योंकि वो ये कहानी मैं बाद में छेड़ूँगा, क्योंकि आज फिर नहीं तो दूसरी दिशा हम चले जाएँगे। लेकिन हाँ, ये काउंसलिंग, ये परामर्श जब मैं कुछ यहाँ पे लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी, लोगों को वर्मी कंपोस्ट बनाना, लोगों को कीटों से फसलों को बचाना, तो उसके मध्य, क्योंकि यहाँ के व्यवहार में है कि थोड़ा पीना, पी कर के सुबह आना और पी कर के चले जाना घर में भी, तो सारे परिवार का ही ये माहौल होता है। तो मैंने उनसे पहले रिक्वेस्ट की, फिर लड़ाई किया, झगड़ा किया और क्योंकि ये लोग कर्मचारी हैं यहाँ के, तो मैंने उनको डराया कि वरना तुम्हारा जो यहाँ पे हाजरा कहते हैं, जो पैसा है वो कट जाएगा, इस तरह से बातें करी हैं। तो ये कुछ कुल मिलाकर ये 2 तरफ़ा कार्य हो गया, एक ट्रेनिंग का हो गया, एक काउंसलिंग की होगी। जो मेरा काउंसलिंग का जो दूसरा काम, जो असली काम है, वो अलग था। वो अलग श्रमिकों के साथ कि कैसे हम व्यवहार करें, किस तरह से हम हमारा व्यवहार हमारे कार्य को अच्छा कर देता है, हमारे परिवार को अच्छा कर लेता है और हमारे जो अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार हम कर सकते हैं, वो पार्ट अलग था। तो ये सलाह-मशवरा का कार्य, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट था दूसरा, जो जिनको मैंने ट्रेनिंग क्या दी, जो मैंने योगाहार से सीखा वो उनको सिखाया, तो उन लोगों के काम आया। तो उनमें से वो 21 लोग, हाँ, वो मदिरापान से मुक्त हुए हैं और अवश्य ही उनके घरों को इसका लाभ मिला होगा। जी दीदी, धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद भैया जी। मैं संतुष्ट हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर से। जी, ओम। जी, बहुत सुंदर आदरणीय दिनेश भैया। अ, आपने काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है बहन जी का भी समाधान हुआ। और आगे आदरणीय शरद भैया जी ने हैंड राइज़ किया है। स्वस्तिक नाम से शरद भैया थे, अब पता चला। जी, आपका स्वागत है शरद भैया। माइक खोलिए शरद भैया, आवाज़ नहीं आ रही। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। ओम, जब तक मैं अपना प्रश्न ले सकता जी, हूँ जी, क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, प्रदीप राजवर्मा जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आज के मुख्य अतिथि को मैं सादर वंदन करता हूँ और उनकी जो जीवन गाथा सुनी उससे मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, बहुत मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलके कुछ यात्रा में उनके साथ रहूँ मैं। यदि वो संभव हो तो मुझे अपने साथ यात्रा करने का मौका दें तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं कभी भी किसी भी समय उपलब्ध हो सकता हूँ और खास तौर से बहुत सुंदर। असम या पूर्वांचल या कहीं भी जहाँ आदिवासी लोग बसते हैं वहाँ की यात्रा मैं करना चाहता हूँ, उनके बीच कुछ समय गुजारना चाहता हूँ। तो मुख्य अतिथि से मैं निवेदन करूँगा कि कोई यात्रा हो तो मैं उनसे संपर्क बनाए रखूँगा, मुझे बताएँ तो मैं भी साथ में रहूँगा। जी, जी आदरणीय, धन्यवाद। आप मेरे पूजनीय हैं, मेरे गुरु के समान हैं और आपका अनुभव इतना है कि मैं अगर ये अवसर मुझे प्राप्त हो, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अवश्य ही ऐसा हम अगर कुछ ऐसे मौके आएँगे कि हम साथ-साथ घूमें, तो ऐसा हो जाएगा कि गुरु और शिष्य साथ-साथ घूम रहे हैं। मैं तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे पुरुषों के साथ मैं यात्रा कर सकूँ। जी, धन्यवाद, प्रणाम।
ये आपकी महानता है कि आप हमको गुरु मान रहे हैं। अ, जितना आपके पास ज्ञान है मेरे पास उससे तो कम ही होगा। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो ऐसे नहीं है शायद, या मैंने अपने बारे में ज्यादा बता दिया है, लेकिन मेरी उम्र आपके बेटे के समान या नाती के समान ही है। जी प्रणाम, धन्यवाद। जी, बहुत देखिए धन्यवाद। मैंने कहा था पूरा और सब आपके साथ प्रवास करना चाहते हैं, आपके साथ आप आना भी चाहते हैं। आदरणीय बहन प्रणाली जी भी गोकर्ण से, तो उनको भी आमंत्रित करते हैं जी। मुझे जो बोलना था वो आदरणीय गुरुवर्य ने बोला, और गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए ये सुनकर मुझे आंखें भर आई। क्या कहूँ मैं, अ, इतना बड़प्पन, इतनी विद्वत्ता, जो सब कुछ है दिनेश भाई आपके पास, तो आज सदन को सादर प्रणाम, सादर वंदन। आज की योग की पाठशाला तो बहुत उत्तम हुई, और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश भैया, आपको तो सलाम। आपका कार्य तो बहुत बड़ा है, अलग क्षेत्र में काउंसलिंग आप बहुत अच्छे करते हैं। आपसे बहुत बार वार्तालाप भी होता है, और आपकी वाणी का जो बड़प्पन है उसका लाभ मैं लेती हूँ। और आपका निवेदन, आप तो बहुत पुरुषार्थी पराक्रमशीलता के दर्शन देने वाली वाणी से आज आपने हमें मार्गदर्शन किया है। वहाँ का जो इतिहास है आपने आपके मधुर वाणी से सुनना एक अलग ही त्योहार के हमारे लिए। आपके निवेदन शैली, वक्तृत्व को सादा अभिवादन नाम, आपसे ही तो जी, हमें सीखना चाहिए। इतना बड़ा कार्य आप और पवन कुमार जी कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सीख और सिखाने की ये पाठशाला, कितना बड़ा मन और विचार, यही इस मंच का बड़प्पन है, ऐसा मुझे आज लगा। मैं भी बहुत पहले लिखने का काम करती थी, अभी अब बहुत ही हुआ है वो। आपके सरसपूर्ण वाणी से बार ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी सुनने का मौका मिले, और आप बहुत आगे बढ़े, आपके सब मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी ईश्वरी शक्ति को मैं प्रार्थना करती हूँ। आज पवन कुमार जी ने भी बहुत मार्गदर्शन दिया। संपूर्ण भारत की सर्व समावेशकता का आपकी उत्तम अभ्यासपूर्ण शैली से हमें बार बार दर्शन होता है। इसलिए इन दोनों महान योद्धाओं को मेरा सादर प्रणाम, वंदन। ओम। दिनेश सर, आप रूबरू हो ना कम से कम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे शरद भैया, आपकी आवाज़ आ रही है, आप आइए, जी आपका भी स्वागत है। जी जी जी, बहुत अच्छा। सर प्रणाम सर। आपकी सर बहुत दिन बाद मैं ध्यान रहा था। जी जी बहन जी। जी, मैं आप सर अभी आदरणीय शरद जी भाई करिए। साहब से प्रणाम करते हुए ये निवेदन करूंगा कि आज के युग में, और जब योगाहार की हम यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं मंच के मचान के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से और कृषि के माध्यम से, तो सबसे बड़ी यात्रा इस जमीन को, हमारे खाद्यान्नों को, हमारे भोजन को विष विहीन करना है, विष से मुक्त करना है। और आदरणीय हमारे भाई साहब जिस तरह से इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रांति है। और वो किस तरह से अपनी जो खेतों को कीट नियंत्रण हेतु मैकेनिज्म अपना रहे हैं, और जो जहरीले रसायनों की प्रेरणा दे रहे हैं कि उनको मत अपनाएं, ये सबसे बड़ी यात्रा होगी, और इससे बड़ी यात्रा आज के युग में कोई नहीं होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय शरद वर्मा सर के पास आता हूँ। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके उम्र से नहीं जाएंगे अपन। वो एक जैसे एक 16 की पिक्चर थी,
आपने देखा होगा बहुत फेमस हुई, लेकिन उसके पीछे के जो किरदार हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिन चीजों ने वो रचना को रखा है, उनकी बड़ाई तो नहीं होती, लेकिन उन्हीं की वजह से वो शोले की पिक्चर जो है इतनी फेमस हुई, इतना ज्यादा। तो ये इस योगाहार सदन के पीछे के हीरो हैं, पारस हैं। ये मैं ऐसी दिनेश सर जी के लिए शब्द छोटे हैं थोड़े, बहुत इतना गहरा अध्ययन उनको इतिहास का, और वो जिस तरीके से किसी समस्या को या किसी चीज को ऐसे पकड़ते हैं, उसका उसका निचोड़, उसका हल मुकाम तक पहुंचा देते हैं। उनके अंदर इतनी सारी विविधताएं हैं कि उसका अगर एक खोला जाए पेजों को, पन्नों को, तो वो कम पड़ जाएगा। वो हर क्षेत्र में बहुत, और एक उन्होंने एक विजन रखा है कि खुशबू वाले काम से भी पैसा, जीविका चल सकती है और अच्छे से आदमी रह सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई आदमी ऐसे कार्य करे जो प्रकृति को नुकसान कर रहे हो और उससे जीविका चलाए। जीविका तो आदमी कोई भी एक खुशबू वाला काम भी पकड़ लेगा तो भी उससे चल सकती है, और इस मानवता को एक नई दिशा देने में उनकी महन भूमिका रहती है। मैंने उन्हें बड़े बड़े कंपनियों के बगीचों में वहां के लेबरों के अध्ययन की कैसे कार्य करते हैं, वो कैसा उनका आपस में तालमेल है, बहुत सारी ऐसी उनकी विविधताएं हैं, देखते रहता हूँ। मैं तो उन्हें बहुत साधुवाद, कोटि कोटि प्रणाम कहूंगा कि वो जिस दिशा में लगे हुए हैं, ईश्वर उनको बहुत सारी उन्नति दें। और मैंने देखा है एक आश्रम में एक घटना हुई थी, जो जैसे हेमंत जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, और वो कितनी सत्यता है और दिनेश सर से पता चलेगी कि वो जब एक बार खाना खा रहे थे कहीं, तो शायद कोई मीटिंग चल रही थी, तो वहां पे कांग्रेस के जो मुख्य हैं वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कुत्ते को वहां पे अपने टेबल पे रख दिया और वो शायद चले गए। तो शायद उस दिन उन्होंने मेरे ख्याल इतनी सी बात उन्हें बुरी लगी मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने वो कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन करके आज वो शायद बीजेपी से मतलब मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी घटनाएं मतलब बड़ी वो रहती हैं। तो दिनेश सर, इसमें कितनी सत्यता थी, क्या है वो घटना? जी 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 सर, ये असल में हाँ, मैंने भी सुना है। और जो अब क्योंकि विषय आगे लेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये मैंने सुना है सर, ये सुना है। और ये भी सुना है कि जो विश्व शर्मा जी हैं, वो जो निर्णय लेते हैं तो वो बहुत ही अंतःकरण से लेते हैं, और उस पे जब लग जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जैसे लग जाते हैं। जी धन्यवाद। तो आप भी वैसे ही हैं साहब हमारे। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं घुमक्कड़ हूँ, एक थैला लेके चलता हूँ, और भविष्य में हमारे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, झोला लेके चलते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं हमारे, आप प्रधानमंत्री, आप योगी जी भी है, और ये हमारे योगाहार के और भी एक नाम दिया है, मगर वो अभी बाद में बताएंगे जी दिनेश सर, है ना। तो ये चलिए, शरद भैया का अगर सवाल हो गया है, प्रणाली बहन आपका भी हुआ है, हैंड राइज, हाँ हैंड वापस ले लीजिए। हाँ, जो यानी सदन से निवेदन यही है कि असल में क्या, ये तो आपने मेरे लिए बहुत बड़े शब्द आदरणीय वर्मा सर ने कहे हैं, आदरणीय दीदी जी लोगों ने, अन्य सदस्यों ने कहे हैं। इन शब्दों के लिए मैं कतई पात्र नहीं हूँ, ये आपकी बड़ापन है। लेकिन हाँ, इन शब्दों पे मैं आगे चलूं, ये मेरे लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करेंगी। लेकिन इस मार्गदर्शन में हम सदैव ये याद रखेंगे कि अपने फसलों को, अपने स्वास्थ्य को बचाना है तो इन जहरों से बचना होगा। और जो आदरणीय शरद वर्मा सर अपने खेतों को मुक्त कर रहे हैं जहरों से,
उस दिशा में हमें जाना होगा। सबसे बड़ा मंत्र यही है और सबसे बड़ी शक्ति भी मेरे ख्याल से यही है। आज मुख्य अतिथि जी, आपके कहने पे आज मैं वीडियो डालता हूँ अभी सदन में। बहुत अच्छे जी। जी, जी धन्यवाद। आपका भी बड़प्पन है, आपका भी बड़प्पन है। जी, प्रणाली बहन जी, अपना हैंड वापस लीजिए। हाँ, धन्यवाद। और लिया, लिया। मुझे लगता है हमारे सदन में सभी योगी है, महापुरुष है और सभी वैज्ञानिक है और ये सब हमें योगाहार से बहुत सब कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो योगाहार कार्यक्रम को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर ने हैंड राइज़ किया है। सादर आमंत्रित करते हैं दुबे सर को। जी। धन्यवाद बहन जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। दिनेश जी का प्रवास और उद्बोधन भी अच्छा रहा और हमारे प्रदीप वर्मा जी ने जो बात कही उसी से जुड़ी मैं बात कहने वाला हूँ। वर्मा जी से हमारी बहुत पहले जब वो नर्मदा परिक्रमा में थे उस समय बात हुई थी कि उनका आदिवासी क्षेत्र में 5-7-10 वर्ष का जो अनुभव है और उनके कांटेक्ट है, तो वहां से जो भी चीजें सीखने लायक है उसके लिए वहां पे जाने का तय हो गया था। अब ये दिनेश जी के माध्यम से, और दिनेश जी से भी मेरी एक बात हो गई थी 4-6 महीने के पहले, अगर दिनेश जी को याद है, बिहार के कोई मुख्य अतिथि आए थे और उनके पास में बहुत सारा ज्ञान भंडार है और वो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात थी। तो मैंने और दिनेश जी ने भी तय किया था कि भाई अपन कभी समय निकाल के वहां पे जाएंगे। ये 3 बिंदुओं को यदि अपन जोड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश जी, वर्मा जी और उनके साथ में हम तो योगाहार की एक भ्रमण यात्रा जिसको अपन बोलेंगे, एक भ्रमण यात्रा पहले अपन वर्मा जी के साथ में आदिवासी बेल्ट में आयोजित करें, अगर दिनेश जी को जहाँ पे भी सहूलियत है और वर्मा जी को है तो वो हो जाएंगी। और उसके बाद में दिनेश जी के साथ में जो अपन ने बिहार के कोई मुख्य अतिथि का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए 4-5 दिन उनके यहाँ जाने का बात कही थी, वहां पे अपन करें। इस तरह से जहां जहां संभव हो, क्योंकि मैं जब पूरे ये विश्वविद्यालय और पूरे जो सेंटर्स है एनजीओ के, इनके माध्यम से जब मैं देखता हूँ कई जगह पे बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन वो सब या तो किताबों में पड़े हुए हैं या रिसर्च पेपर्स में पड़े हुए हैं, वो जनता तक पहुंचे ही नहीं है। और आज की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, तो विश्वविद्यालय की हो, कॉलेजेस की हो, वो जनता तक पहुंचाने में बहुत असमर्थ है। तो इसलिए ये एनजीओ या योगाहार, पतंजलि ऐसी ही जो संस्थाएं है, इन्हीं के माध्यम से ये एक्सटेंशन का काम हो सकता है। और उसमें भी पतंजलि के का तो काम बोलने की बात ही नहीं है। ये निश्चित रूप से धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। पवन जी के और जैसे सहयोगी के साथ मैं 4-5 साल से काम करता हूँ, तो निश्चित रूप से पतंजलि का पूरा परिवार ही जो है काम छोटा मोटा जो भी होगा ऑनेस्टली करेंगे। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन करने का और जहां जहां पे ये चीजें लुप्त होने वाली है तो उनको डॉक्यूमेंट करने का, जहां जो छोटे छोटे अपने प्रयास है उन प्रयासों को करने की जरूरत है। तो मैं प्रदीप जी को और हमारे दिनेश जी को इस माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ। और इसमें और भी कोई 1-2 साथी जोड़ना चाहते हो तो कि अपन योगाहार भ्रमण यात्रा जिसको बोलेंगे, तो ऐसी यदि अपन आयोजित करें 2-4-5 दिन की, जैसा भी संभव हो, तो निश्चित रूप से एक बेसिक काम होगा। और जो वहां पे ज्ञान है आदिवासियों के पास में या जिन्होंने काम किया है, वो डॉक्यूमेंटेशन यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जनता तक पहुंचाने का, देश के प्रगति में छोटा सा हाथ मतलब हाथ लगाने का, उसको दिशा देने का एक काम हो जाएगा। यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। ओम सर। जी ओम सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी मेरी जो बात हुई थी आपसे एक बार कि हम लोग यात्रा करेंगे, और मैंने फिर यात्रा मतलब जो आदिवासी लोग थे उनके बीच में गया भी मैं, किंतु अभी जो आदिवासी लोग हैं वो उस तरह से ना खेती कर रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। पूरा केमिकल की खेती उन्होंने शुरू कर दी है। उनको मैं नौकरी करता था आज से 45-46 साल पहले, तब तो उन लोगों के पास बहुत ज्ञान था, किंतु अभी तो वो भी केमिकल की खेती कर रहा है, किंतु जड़ी बूटियों का ज्ञान अभी भी उनके बुजुर्गों को है। खेती तो उन्होंने लगभग पूरी की पूरी बंद कर दी है। हाँ, किंतु अभी भी मैंने देखा कि वो 5 स्तरीय खेती कर रहे हैं। अभी मैं कल परसों ही गया था, यहाँ पे मेरे गांव के पास में एक गांव आया है विस्थापित होके जंगल से,
तो वो अभी भी एक ही खेत में मक्का और तुअर, बरबटी और नीचे ककड़ी एक ही खेत में उन्होंने लगाई है। हर मक्का के पेड़ में उन्होंने बरबटी लगाई है या बल्हर लगाई है, और इस तरह की खेती, 5 इस तरह की खेती तो अभी भी कर रहे हैं, किंतु खेती कर रहे हैं केमिकल से ही। वो आजकल वो जो जिस तरह से अपन ने बताया था जिप्सम पत्थर को वो करते थे, वो वाली खेती तो कहीं देखने को नहीं मिली, और उसके बारे में भी उनको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं 46 साल पहले था, उस समय जो बुजुर्ग लोग करते थे वो कोई भी नहीं है अभी। मेरी उम्र के लोग जरूर हैं कुछ, तो अपन एक यात्रा कर सकते हैं, और यात्रा की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, खाने की व्यवस्था वहां हो जाएगी, किंतु वहां से क्या मिलेगा ये एक विचारणीय प्रश्न है आगे के लिए। धन्यवाद। जी दिनेश भैया, आप भी कुछ कहना चाहते थे? जी, आदरणीय देवी जी, आदरणीय दुबे सर ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है, और साथ में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर ने जो बात कही उनके साथ ऐड की, वो दोनों बातें जब मिलती हैं तो संपूर्ण बात वार्ता हो जाती है। असल में भारत में ये विडंबना ही कहें कि जो जीवन और सरलता को देने वाला देश है, उसके जो ये आदिवासी लोग हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, प्राकृतिक ज्ञान के भंडार हैं। लेकिन जैसे आदरणीय वर्मा सर ने कहा कि ये जो ज्ञान है लुप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, और इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। केमिकल्स कोने-कोने तक फैल गया है। और जब मैं कुछ देर पहले आदरणीय वर्मा सर से यानी शरद वर्मा सर से बात कर रहा था, बोल रहा था कि कितना महत्वपूर्ण वो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब ये है हमारी जो अगली यात्रा हो, वो यात्रा उनसे जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना, डॉक्यूमेंटेशन करना तो होगा ही होगा, लेकिन उसका महत्वपूर्ण पहलू उन क्षेत्रों में ये कवायद करना, ये शुरुआत करना कि कैसे हम इन केमिकल से मुक्त हों, ये बहुत बड़ा एक जागरूकता का कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। और निश्चित ही जो बिहार में तो बहुत सारे, बिहार हो गया, उधर से झारखंड एरिया हो गया, यहाँ के लोगों के पास इतना ज्ञान है, जो पुराने लोग हैं, लेकिन जो जैसे मेरी पीढ़ी तक आते-आते वो लुप्त हो गया है। तो ये विडंबना ही है, लेकिन आप दोनों महानुभावों ने जो बात रखी है संयुक्त रूप से, अगर ऐसा कोई संयोग बनता है, तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक मील का पत्थर साबित होगा इस यात्रा का। जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर दिनेश भैया, सभी के विचार है योगाहार यात्रा, और जैसे प्रदीप राज वर्मा जी, सर, दिनेश सर, आप एक सजेशन था मेरा। जी मेरा एक निवेदन और था कि सतना के पास एक व्यक्ति हैं, वो उनसे समाज से तो नहीं मालूम मेरे को, मगर उनकी बगिया में मैं गया हूँ, राम लोटन की बगिया। उनके पास हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां, हजारों प्रकार की फल फूल उन्होंने अपने 5 एकड़ के लगभग खेत में लगा रखे हैं। एक यात्रा वहां की हम करें तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। उनके पास क्या क्या है वो मेरे पास है लिस्ट में, कि मैं बता सकता हूँ कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें उनके पास हैं, और सतना के पास हैं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के, मतलब रेलवे स्टेशन से 150 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हम चाहें तो उनसे बात करें एक बार। दहिया जी के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा और गया उनके यहाँ। तो बहुत विचित्र तरह के कंद मूल जंगल के और खेती पद्धति उनकी बड़ी अजीब तरह की है। तो हम एक यात्रा वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। वर्मा जी, राम लोटन मेरा की बगिया। हमारा निवेदन है कि आप उनसे संपर्क कीजिए, और जो भी मतलब निश्चित सीमा मैंने कौन सी कहाँ पे वो अवेलेबल है, कब है, और उस तरह से आपके हिसाब से वो यात्रा का आयोजन कीजिए। मैं निश्चित रूप से उसमें सहभागी होऊंगा, और दिनेश जी और बाकी जो भी 2-3 साथियों का आना है आ सकते हैं, आप कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ और फिर आपको बतलाता हूँ। मेरे पास नंबर भी है, उनसे बात भी हुई है पहले मेरी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद दुबे सर, धन्यवाद प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब। और सदन का हमारा समय अभी पूरा हो गया है, और आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, राज्य प्रभारी जी, और हमारे आने वाले दिनेश भैया कहते हैं
जी, पंतप्रधान जी, भाई साहब को बुलाते हैं, वो आइए, आपका स्वागत है। जी, आपने हैंड राइज़ भी किया था सर। जी, धन्यवाद बहन जी। और आज योग क्लास के बाद योग क्लास का तो मैंने अपनी बात रखी दी थी, लेकिन जब हमने आज की चीफ गेस्ट महोदय को सुना, चीफ गेस्ट महोदय को पहले से असमंजस में तो थे ही हम। लगभग जब इटारसी में आपका सामना हुआ, पहले तो क्योंकि योगार कार्यक्रम में चले थे, लेकिन जब इटारसी में आमना सामना हुआ, देखा सभी ने, तो जाना था कि ये जो है, जैसा हम लोग कहते थे वहाँ के, सरस्वती पुत्र हैं, इनमें ज्ञान का भंडार है। और इनकी जो हवा है, इनके अंदर जो सोच है, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, बिना किसी नाम के, बिना किसी प्रदर्शन के, सिर्फ जो है राष्ट्र के लिए समर्पित। जैसे चूंकि हमारे महान पुरुष पहले अज्ञातवास में रहे हैं, लेकिन राष्ट्र माता, धरती माता को आज़ाद करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए अपने मिशन में लगे रहे और अपना काम करते रहे। आज हमें समाज को, हमें विषण मुक्त करना है, हमें रासायनिक मुक्त करना है, हमें जो अंग्रेजी विदेशी मानसिकता है उससे मुक्त करना है। ये भी एक आज़ादी से कम लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं अपने अपने स्तर से। उसमें आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय दिनेश जी सेमवाल जी, जो आदरणीय पवन सर जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो शब्द नहीं है, परंतु हाँ, इनसे जो प्रेरणा जरूर हमें सबको लेना चाहिए कि जो हम मंच, माइक और माला की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, नाम की इच्छा रखते हैं, उससे परे होकर के, और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी जैसा पुरुषार्थ अगर हम सब लोग करते रहें, एक व्यक्ति अगर हम अपने जीवन काल में अगर 100 व्यक्तियों का परिवर्तन करता है, तो निश्चित है कि वो 100 व्यक्ति 1000 को करेंगे, और 1000 लाख को, लाख करोड़ को करेंगे। और यही जनमानस का जो है बदलाव, जन जागरूकता का कार्यक्रम इसलिए सरकार करती है, समाज करती है और संस्थान करते हैं, और वो हमें करना चाहिए। बीच बीच में हमारा संवाद होता रहता था आदरणीय दिनेश जी से, कि जहाँ आसाम का विजिट के बारे में आपने बताया। आपके पास, आपने योगा कार्यक्रम में जब से जुड़े हैं तब से 4 चांद लगाए, 4 चांदनी में तो कहता हूँ 8 चांद लगाए। आपने पद्मश्री भारत सरकार से सम्मानित वरिष्ठ समाजसेवी सबको सुनने को मिला। आप लगातार संपर्क में रहते हैं, और आपकी जो है भाषा, मृदु भाषा, सरलता और सहजता को मैं नमन करते हुए आपसे प्रेरणा लेता हूं कि जो हम लोगों में जो विकार हैं वो लगातार आपके मार्गदर्शन से ठीक होते रहें। बस यही प्रार्थना। और युवा हर कार्यक्रम में इस प्रकार की जो इतिहास है जो आज आपने बताया महान पुरुषों का, यह कार्यक्रम भी लगातार बीच बीच में चलता रहे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चूंकि मुझे बात रखने का मौका मिला। धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और एक बार सभी का आभार भी आप ही करा दीजिए भाई साहब। आज हमारे त्योहार कार्यक्रम में आदरणीय रंजना घनीकर जी, आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय दीपश्री, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय हैं, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, इंदु कुमार जी, कल्पना खोटले जी, कृष्ण कुमार जी, नीलकंठ सावले जी, निर्मला जोशी जी, पृथ्वीराज वर्मा जी, प्रणाली मराठे जी, राजश्री कुशवाहा जी, रमेश चंद मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, रोमी राम जी जायसवाल जी, शरद वर्मा जी, सुमित वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, उमा शंकर जी, और योगाहार कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करने वाले भाई और जो लेफ्ट हो गए हैं, जो लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगाहार कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं, उन सबके सब भाई बहनों को आभार ज्ञापित करते हुए आज की योगाहार कार्यक्रम का यहीं विराम देते हैं। कल साथियों के साथ नए विषय के साथ जुड़ते हैं। सबको प्रणाम। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अवसर दिया, आज का अवसर दिया। और सभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि कल हिवरी बाजार से आदरणीय पोपट राव पवार जो पद्मश्री भी हैं वो पधार रहे हैं,
और हम आदरणीय योग ऋषि जी हमारे गुरुदेव जी ने भी उनको पतंजलि 2 बार बुलाया, ऐसे मुझे सुनने में आया है। वो तो कल वो योगाहार में आ रहे हैं, तो हम कल उन्हें सुनेंगे, श्री पोपट राव पंवार जी को। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। और ये हमारे घर के लक्ष्मी जी है और आप सबको दर्शन करा देते हैं। ये माँ लक्ष्मी जी है। अभी ये आज इनका विसर्जन होगा। जी, सभी ने बहुत दर्शन सुंदर नाम, बहुत सुंदर। ओम आदरणीय दिनेश भाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत प्रणाम आदरणीय भाई साहब, बहुत-बहुत प्रणाम। महाराष्ट्र से रंजना बहन और हमारे महाराष्ट्र से हम ये हमारे महालक्ष्मी माता जी को ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिनेश भाई जी का जो चेहरा है ये सब ऐसा ही 125 साल तक रखे और हमारे ऐसे ही मार्गदर्शन मिले, ये हम हमारे महालक्ष्मी माता जी को प्रार्थना करते हैं और श्री गजानन महाराज जी को प्रार्थना करते हैं। ओम प्रणाम। जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद। ओम। ये हमारे घर की महालक्ष्मी जी माता का ये दर्शन। प्रणाम नीलकंठ भैया जी, आपने दर्शन हमें कर दिया है। दिव्य दर्शन। जी 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 बहन जी, ओम प्रणाम प्रणिता जी, प्रणाम जी। जी, दिनेश भैया बहुत सुंदर आज आपका मार्गदर्शन रहा। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शब्द नहीं मेरे पास दिनेश भाई जी को बोलने के लिए। दिनेश भैया प्रणाम, बहुत सुंदर मार्गदर्शन, ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सभी के शब्द थे, मैंने चुराए हैं और आपको ही सुनाए हैं। सादर प्रणाम, धन्यवाद। ओम। ओम भैया जी, बहुत बहुत बढ़िया। और सच में निशब्द है आपके, मतलब अद्भुत है आप। प्रणाम कल्पना ताई, प्रणाम। जी जी जी, बघितलं महाराष्ट्रात या लक्षात. महालक्ष्मीचं दर्शन करायला, प्रसाद घ्यायला. जी 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 जी, बघितलं बघितलं, खूप छान, खूप सुंदर. हो सगळ्यांना हो. कृपा तुझीची. म्हणजे बहिणी माहेरला येतात ना, तर तशाच आमच्या इथं महालक्ष्मी माहेरला आलेल्या आहेत घरी आज. आम्ही पण माहेरी छान. येऊन पोहोचलो नीलकंठ भैया जी. अच्छा अच्छा अच्छा. हा, आमच्या रंजनाताई पण 3 दिवस झाले महालक्ष्मी प्रोग्राम मध्ये बिझी असल्यावर बी आपला कार्यक्रम पार पाडत आहेत. आणि आमचे भगवानदास कुशवाजी, आयुर्वेदाचार्य वैद्य जी भी कुछ दिखा रहे हैं. गणेश जी हाँ, गणेश जी के गणपति बप्पा की जय। जय हो जय. जय गणपति बप्पा की और महालक्ष्मी जी की। गणेश उत्सव की बधाई हो सभी को। वाह नीलकंठ भैया, वाह, बहुत बढ़िया। जगत भैया जी बोले और दनक उठा। जी ओम प्रणाम। ओम ओम सभी को ओम ओम वंदन।